Yes. Good afternoon, everyone. So I hope you have revised what we, saw yesterday. Okay. Today we are starting with meaning of delivery of goods and types of deliveries. यहाँ पर ना आपको मिस्टेक से टाइप्स ऑफ गुड्स प्रिंट हो गया है. इट इज टाइप्स ऑफ डिलीवरीज. ठीक है, तो वो आप करेक्शन कर लेना वंस यू गेट योर फिजिकल कॉपी. Okay, now this concept which we will study now, this is also a part of your basic concepts. जैसे मैंने कल lecture start किया था and I told you that today we'll be studying all the basic concepts, right? So this is also one part of it. Now the difference is that this, though being a basic concept, is an important question from examination point of view. ठीक है, तो कहीं पर आप अपने नोटबुक में लिख लो types of delivery and make a star mark to it. बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एग्जाम में इवन इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स. मीनिंग ऑफ डिलीवरी एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरीज. सो देर आर इन शॉर्ट 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरीज. ओके, we'll go through each of them one by one. पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. नाउ जब जहां वर्ड डिलीवरी लिखा है, डिलीवरी, सो डिलीवरी से वन थिंग वी अंडरस्टैंड दैट डिलीवरी मीन्स, आई राइट हियर, transferring 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 possession of goods, right? Delivery, somewhere it is related to the word possession, that is also handing over, giving the custody of the goods to someone. So when seller transfers the custody of goods to the buyer, what is he doing? He is delivering them, है ना. डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब गुड्स एक्चुअली में आपके कस्टडी में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दैट यू हैव गॉट द पोजेशन ऑफ गुड्स, राइट. अब जैसे हम घर भी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो यू मस्ट हैव हर्ड इट फ्रॉम योर पेरेंट्स कि हमको पोजेशन ये डेट पे मिलेगी, है ना. सो दैट इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, दैट नाउ द हाउस इज इन योर कस्टडी. और अगर मैं घर की बात ना करके अगर मैं मूवेबल गुड्स की बात करती हूँ, क्यों? क्योंकि हम सोगा में सिर्फ मूवेबल गुड्स की बात करते हैं, तो हम घर की बात करेंगे क्या? नहीं. व्हाई? बिकॉज हाउस इज एन कंसिडर्ड एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो आप ये एग्जाम कहीं पर भी लिखना मत. देखो, हो सकता है कि बहुत बार ना घर का एग्जाम्पल मैच हो जाए, बट यू कांट राइट इट. व्हाई? बिकॉज हाउस इज कंसिडर्ड एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो आप कभी भी घर का एग्जाम्पल मत लिखना है each any of the concept. See, many a times I might explain it. Why am I explaining it? So that क्योंकि वो context के साथ ना कभी कभी relate हो जाता है. जैसे अगर आपको कल याद होगा, yesterday we were talking about ownership and possession, है ना. तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था घर रेंट वाला, जहां पर I am the tenant, तो मेरे पास घर की पोजेशन है, पर ओनरशिप किसके पास रहेगी? लैंडलॉर्ड के पास रहेगी. ठीक है, तो ये समझने के लिए आसान है that how two different people have one as ownership, one as possession. But in the examination, never write this example. Now this example itself is not wrong, but when we are considering soga, है ना, तो हम सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल लिख सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको कल बेलमेंट का एग्जाम्पल दिया था, राइट. सो यू कैन कंसिडर इट इन दैट वे कि बेलमेंट चल जाएगा, है ना. बट वाई बेलमेंट चल जाएगा? क्योंकि उसमें जो प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी? ज्वेलरी की, राइट. आई गो आउट ऑफ टाउन एंड आई गिव ज्वेलरी टू माई नेबर, तो आप ज्वेलरी का एग्जाम्पल लिख सकते हो. वाई? बिकॉज जो सब्जेक्ट मैटर है वो मूवेबल है. ठीक है, तो और सोगा में हम कौन से प्रॉपर्टी की बात करते हैं? ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, ओके. सो टुडे, हाँ, डिलीवरी का लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन. डिलीवरी ऑफ गुड्स मींस, इसको हाईलाइट कर देते हैं, voluntarily transfer of possession of goods from one person to another. From one person to another कौन होगा? From, of course, from the seller to the buyer, correct. और क्या लिखा है? It is voluntary transfer of possession of goods. So delivery and possession ये दोनों synonyms हैं. जैसे हमने बहुत बार देखा है that the word property and ownership, है ना, ये काफी interchangeably यूज किया जाता है. So similarly goes for delivery and possession.
तो ये भी आपको याद रखना है. सो यू कैन राइट दिस डाउन. डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इक्वल टू पोजेशन ऑफ गुड्स. डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इक्वल टू पोजेशन ऑफ गुड्स. जैसे आपने ऑलरेडी अपने नोटबुक में लिखा होगा दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इक्वल टू ओनरशिप इन गुड्स. Similarly goes for delivery of goods is equal to possession of goods. Okay, delivery of goods is equal to possession of goods. Okay, so what did we read up till now? Delivery of goods means voluntary transfer of possession of goods from one person to another. Okay, आगे देखो क्या लिखा है. Delivery of the goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery of goods. Okay, which has the effect of putting the goods in possession of the buyer or his agent. अब डिलीवरी कैसी करनी है, कब करनी है, कहां पर करनी है, ये दो पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करेंगे. Who are the two parties? The seller and the buyer. Correct. अब आप जाके इफ यू परचेस एनीथिंग, इफ यू परचेस एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, है ना, कुछ भी परचेस करते हो, तो आप एक फॉर्म भरते हो वेर इन यू पुट डाउन योर एड्रेस. तो आप सेलर को बता रहे हो दैट वेयर वुड यू लाइक टू so that the goods be delivered at that particular place. When do you want to be delivered? At what time? हो सकता है कि आप कुछ आज you are not available at that particular address, तो आप वो भी mention कर देते हो. तो what are they saying कि जो डिलीवरी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करती हैं. ओके, सो अगेन यू कैन हाईलाइट ओवर योर. डिलीवरी ऑफ द गुड्स सोल्ड मे बी delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery. Okay, तो यहाँ पर क्या लिखा है? It may be made by doing anything which the parties agree. तो ये पढ़ने का जो इंटरप्रिटेशन है ये सेंटेंस का, what does this say? That whatever parties mutually agree वैसे तरह से डिलीवरी हो जानी चाहिए. Okay, so that buyer को वो गुड्स का पोजेशन मिल जाए या बायर के कोई एजेंट को पोजेशन मिल जाए. ओके, ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड दैट डिलीवरी टू द बायर. ओके, ये तो डायरेक्ट डिलीवरी हो गई. डिलीवरी टू द बायर्स एजेंट इज इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर. क्या लिखा है मैंने? डिलीवरी टू द बायर्स एजेंट is equal to delivery to the buyer himself. क्योंकि जो बायर का एजेंट होगा, he has been authorized, he has been instructed by the buyer to go and pick up the delivery or receive the delivery, whatever it is. तो अगर एक बार एजेंट को डिलीवरी हो जाती है, so that is equal to कि भाई बायर को डिलीवरी हो गई है. तो ये भी लिख लो. राइट इट इन फुल वर्ड्स. ये मैंने यहाँ पर इनिशियल्स लिखे हैं, यू राइट इट इन फुल वर्ड्स. डिलीवरी टू बायर्स एजेंट इज इक्वल टू, ये आगे काम आएगा, delivery to buyer's agent is equal to delivery to buyer itself. Okay, delivery to buyer's agent is equal to delivery to buyer. क्योंकि हमने एक बार एजेंट को डिलीवरी दे दी, so that means we have delivered to buyer. Correct? तो बायर फिर ऐसे नहीं बोलेगा कि तुमने मेरे एजेंट को डिलीवरी क्यों दी, यू शुड हैव कम एंड डिलीवर्ड इट टू मी. तो फिर एजेंट रखा ही क्यों है, राइट? सो व्हाई हैज ही अपॉइंटेड एन एजेंट? सो दैट द एजेंट डज ऑल द नॉन कोर एक्टिविटीज, है ना, जो बेसिक है, चीजें लेके आना, पेमेंट करना, whatever all the formalities are, so that the buyer can concentrate on the main business. So yeah, you have written down that delivery to buyer's agent is equal to delivery to buyer. Correct? So this is the introduction of the word delivery. तो हमने introduction में क्या देखा? That delivery of goods is equal to possession of goods, है ना? And these two words are used interchangeably from one person to another. Now we are aware that who are these persons, है ना? Who are these parties? Buyer and seller. Okay, आगे हमने क्या देखा कि डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, ये पार्टीज मिलके म्यूचुअली डिसाइड करती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखना है आपको टाइप्स ऑफ डिलीवरीज. यहाँ पर गुड्स लिखा है, उसको आप कट करके डिलीवरीज लिख देना. ठीक है, फर्स्ट इज एक्चुअल डिलीवरी.
एक्चुअल डिलीवरी के बाजू में लिख दो, राइट इट इन योर नोटबुक्स. एक्चुअल डिलीवरी इज इक्वल टू over the counter exchange. Over the counter exchange. Write this down. Over the counter exchange. Over the counter exchange. ठीक है. Okay, let us read now what is actual delivery. Okay, क्या लिखा है देखो. Where the goods are handed over by the seller to the buyer or his duly authorized agent, the delivery is said to be actual. मतलब क्या, जहां पर seller, where the seller will deliver the goods to the buyer or the buyer's agent, it will be treated as actual delivery. जहां पर सेलर डायरेक्टली बायर को या बायर के एजेंट को गुड्स हैंड ओवर करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअल डिलीवरी. अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, वो भी पढ़ लेते हैं. इट इज रिलेटेड टू एक्चुअल डिलीवरी. लेट्स रीड. मिस्टर ए सेल्स 100,000 bags of rice to Mr. B and delivers the same to Mr. B within 2 days. Okay, what do we further understand from this example? कि हमने पहले कंटेंट में से ये समझ लिया कि जब सेलर बायर को डिलीवरी करेगा या बायर के एजेंट को डिलीवर करेगा, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एक्चुअल डिलीवरी. ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट में हमें 2 पॉइंट्स मिल गए. डिलीवरी टू बायर इज फर्स्ट पॉइंट और डिलीवरी टू बायर्स एजेंट. ओके, बोथ विल बी कंसिडर्ड एज एक्चुअल डिलीवरी. नाउ इन द एग्जांपल व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि अगर डिलीवरी 2 दिन के बाद हो रही है, मतलब इज इट इमीडिएट डिलीवरी? नो, राइट. तो इट इज डिलीवरी आफ्टर फ्यू डेज. तो यहां पर मैं एक थर्ड पॉइंट भी लिख देती हूं, दैट even if delivery, even if first you read, then I'll give you time to write. Even if delivery is not made immediate, still considered as actual delivery. So from the example, यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखा था, Mr. A has sold 1,000 bags to B and the delivery of the same to Mr. B will be delivered within 2 days. मतलब यहाँ पर he is not selling 1,000 bags of rice immediately. He is selling it, he will deliver the 1,000 bags of rice say within 2 days, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है. So यहाँ पर immediate transfer of possession हुआ है क्या? नहीं, it will happen within 2 days. तो यहाँ पर मैंने थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि अगर डिलीवरी इमीडिएट नहीं भी होती है ना, एंड इट इज मेड इन विद इन फ्यू डेज और विद इन फ्यू वीक्स, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज एक्चुअल डिलीवरी ओनली. सो इन शॉर्ट यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं. एक तो अगर आपने डिलीवरी बायर को दे दी या बायर के एजेंट को दे दी, दोनों को हम एक्चुअल डिलीवरी मानेंगे. अगर आपने डिलीवरी इमीडिएट की है या अगर आप इमीडिएट नहीं भी करते हो, फिर भी हम उसे एक्चुअल डिलीवरी ही मानेंगे. सो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे, देयर आर 4 पॉइंट्स. अगेन आई विल सम अप फॉर यू ऑल. ओके, तो यहां पर लिख देते हैं एक्चुअल डिलीवरी एंड देन वी विल ड्रॉ 4 एरोज. ओके, सो डिलीवरी मेड टू बायर और बायर्स एजेंट, ये हो गए फर्स्ट 2 पॉइंट्स. थर्ड पॉइंट क्या होगा, डिलीवरी मेड इमीडिएटली, ये होगा थर्ड पॉइंट. और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज. इन चारों को हम क्या मानेंगे, all these 4 will be considered in actual delivery only. Now similarly you make a chart and then write it in your own words. Actual delivery लिखो, यहाँ पर हेडिंग दे दो एक्चुअल डिलीवरी.
then leave a line, write down delivery made to, actual delivery के बाद leave one line, write down delivery made to, उसके बाद make these 4 arrows and then you will understand. First arrow में क्या लिखना है? Made to buyer, second में buyer's agent, third में immediately, fourth में after few days. इन चारों को हम actual delivery ही मानेंगे. Okay, write this down. So we are done with actual delivery. ठीक है, next अब देखो symbolic delivery. और एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिलीवरीज, तो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताना है एंड देन यू हैव टू लिस्ट डाउन 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरीज. ठीक है, एज सिंपल एज इट इज. नाउ सेकंड इज सिंबॉलिक डिलीवरी. अब हुआ क्या, नाउ फर्स्ट विल टेक वन एग्जांपल. ये सेलर है, ये बायर है. ठीक है, अब बायर नीड्स 1000 bales of cotton. Buyer needs 1000 bales of cotton. ठीक है, तो ये बात सेलर के पास गया. सेलर ने कहा मेरे पास 1000 bales of cotton है, they are in my warehouse. ठीक है, अब बायर ने सपोजिटली पे कर दिया. अब क्वेश्चन ये आता है कि बायर ये 1000 bales of cotton एक साथ कैसे लेके जाएगा. करेक्ट, हाउ विल ही टेक so much of cotton in one go. तो होता क्या है इस केस में, that seller will give him, the seller will give the buyer the keys of the warehouse. क्या करेगा, सेलर अपने वेयरहाउस की कीज बायर को देगा और ये कहेगा that as and when you keep on needing it, okay, as and when जब तुम्हें जरूरत हो तुम्हारे प्रोडक्शन के लिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है. ठीक है, जैसे जैसे जरूरत हो वैसे वैसे कम टू माय वेयरहाउस एंड विथड्रॉ द बेल्स ऑफ कॉटन. क्योंकि तुम एक साथ तो लेके नहीं जा सकते हो. करेक्ट, 1000 bales of cotton is a huge quantity which you cannot carry it in one go. तो यहाँ पर सेलर ने एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर का पोजेशन नहीं दिया है, पर क्या किया है, seller has handed over the keys of his warehouse to the buyer so that buyer can come and withdraw the subject matter, that is the bales of cotton, as and when required. तो यहाँ पर ना सब्जेक्ट मैटर का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसा सिंबल है जो ट्रांसफर हुआ है और वो सिंबल क्या है, द कीज ऑफ वेयरहाउस. सो व्हेन द बायर विल हैव द कीज ऑफ वेयरहाउस विथ हिम, वेयरहाउस किसका है, वेयरहाउस सेलर का है. ठीक है, और कीज किसको दे रहा है, द सेलर इज गिविंग द कीज ऑफ हिज वेयरहाउस टू द बायर. तो बायर के पास कीज आ गए, राइट, बट बायर के पास बेल्स ऑफ कॉटन है क्या, नहीं, अब तक नहीं है. बट ही हैज द कीज ऑफ वेयरहाउस which signify that he has the possession of those bales of cotton which are kept in the seller's warehouse. Okay, so यहाँ पर ट्रांसफर क्या हो रहा है, the subject matter ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर इतना बल्कि है, इतना हैवी है कि आप उसे वन गो में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. तो आप ऐसा कोई सिंबल ट्रांसफर कर देते हो. या बहुत बार देखो ऐसा भी होता है कि यू गो एंड परचेस अ कार, है ना, तो कार आपको इमीडिएटली नहीं मिल जाएगी, है ना, वो आपको कीज दे देते हैं कार की, या कुछ ऐसे समझ लो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे कार के और आपको क्या कहेंगे कि कार आपके घर में विद इन 3 days आ जाएगी. सो टुडे व्हाट आर यू होल्डिंग, यू आर होल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, यू आर होल्डिंग ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, or you're holding the keys of the car which signify that you own the car. Okay, let's read it now. तो अगर मैं ऐसे मानूं, symbolic delivery कौन से goods के लिए होती है, those goods which are heavy in nature. Okay, let's read. Where goods are ponderous, देखो यहाँ पर nature बताया है आपको, where goods are ponderous or bulky and incapable of actual delivery, जहां पर actual delivery नहीं हो सकती है, the delivery may be symbolic. That is, देखो यहाँ पर prominent example ही लिखा है, that is handing over the keys of the warehouse to the buyer. तो अपने buyer को bales of cotton दे दिया क्या आज, नहीं, you have given him the keys of warehouse. ठीक है, let's read the example. Mr. A sells 1000 bags of rice to B
Now, what is the quantity? 1000 bags. Correct. The bags of rice were lying in Mr. B's warehouse. यहाँ पर C लिखा है. Just cut this off and write down Mr. B's warehouse. So Mr. A hands over the keys of the warehouse to Mr. B. Okay, यहाँ पर C है ना, यहाँ पर A करना है. Sorry. The bags of rice are lying in Mr. A's warehouse. Now read this example. Just give me 2 minutes. We'll read it again. क्या लिखा है? Mr. A sells 1000 bags of rice to Mr. B. ठीक है, तो यहाँ पर A कौन है? A becomes the seller. Okay. आगे देखो क्या लिखा है? The bags of rice are lying in Mr. A's warehouse. यहाँ पर गलती से C आ गया है. Write down. They are lying in Mr. A's warehouse. So A hands over the keys of the warehouse to Mr. B. Clear है सबको? कोई डाउट है तो पूछो. Done. So this is symbolic delivery, where you are not transferring the actual subject matter, but what are you doing? You are transferring one symbol which signifies that the buyer holds the goods. Okay. Next है constructive delivery. अब देखो, पहले हम इसका example discuss करते हैं. Now A here is the seller. Okay. B is the buyer. Now B goes in A's showroom. Okay. और suppose A का showroom है of selling cars. Okay. A का जो showroom है, he sells cars. अब B has liked one car. B को एक कार पसंद आई है. ठीक है. Say suppose Swift. है ना, ये कार पसंद आई है B को. बट प्रॉब्लम क्या है कि A के पास स्विफ्ट है, आई डोंट नो, ये रेड कलर की. ठीक है. A के पास कौन से कलर की स्विफ्ट है? रेड कलर की. फॉर एग्जाम्पल B को गाड़ी तो बहुत पसंद आई है. ओके. B हैज लाइक्ड दैट कार, बट B नीड्स अ ब्लैक कलर. B नीड्स ब्लैक कलर कार. और A के पास कौन सी कार है? रेड कलर. पर कार का मॉडल सब वही चाहिए. ओके. सो अगेन A has a red color Swift. Okay. But B needs a Swift, but of which color? Of black color. ठीक है. तो अब ये जो A है ना, A C को जानता है. A knows such a person who has black color car. Okay. तो A knows some other third person who has that particular car which buyer needs it. So A instructs C. A instructs C that deliver that particular car to Mr. B. Structure समझा है सबको? I'll repeat it again. A कौन है? A is the seller in this case. B is the buyer. ठीक है. B A के शोरूम में जाके कार सिलेक्ट करता है और B को ब्लैक कलर की कार चाहिए. ओके. whichever the car is. Okay. But A has the same car but of red color. Okay. A के पास कौन सी कार है? रेड कलर की कार है. बट B को कौन सी चाहिए? B needs a black color car. So A को कोई ऐसा थर्ड पर्सन पता है जिसके पास वो कार होगी which the buyer needs. So what does A do? A instructs Mr. C that deliver that particular car to Mr. B. ठीक है. या ऐसे मान लो कि ये जो C है ना, ये C is the manager of some other showroom and A is the manager of the head office वाला showroom. C is the manager of branch वाला showroom. Okay. तो A और C एक ही इसमें काम करते हैं, but A is working in head office, C is working in the branch वाला showroom. Okay. तो A will call C और A will instruct C कि वो जो ब्लैक कलर का मॉडल है ना, deliver that car at Mr. B's place. तो यहाँ पर इन शॉर्ट हमें सीखने के लिए क्या मिलता है? दैट यहाँ पर जो सेलर है ना, सेलर
यहाँ पर बायर को डिलीवरी कौन दे रहा है? दिस थर्ड पर्सन। बी सी के शोरूम में गया था क्या कभी? नहीं। तो यहाँ पर what are we trying to understand? That here the seller is not directly delivering the car to the buyer. The third person is delivering the car to buyer. Okay, so this is called as constructive delivery, where this third person will hold the car on behalf of the buyer. लिख लो ये sentence. First make this chart. Give the heading constructive delivery. First let's read the content. देखो क्या लिखा है. Where a third party, where a third person, यहाँ पर third person कौन था? Mr. C, correct? Who is in the possession of goods of the seller at the time of sale, acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. There takes place a delivery by constructive delivery. मतलब क्या? यहाँ पर जो Mr. C है ना, he holds the goods, he holds the car on behalf of Mr. B, on behalf of the buyer. देखो यहाँ पर लिखा है who acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. तो यहाँ पर जो C है, he will hold the goods on behalf of Mr. B. Correct? So in short, what do you have to understand? That A will instruct C. Instructions देगा A, और C क्या करेगा? C जाके B के पास डिलीवरी दे के आएगा. C will deliver the car to Mr. B, and C is holding the car on behalf of the buyer, that is Mr. B. Okay, so A, what is A doing over here? A is only instructing Mr. C. बस उसका काम खत्म हो जाता है A का. फिर उसके बाद C का रोल आता है. C जाके B के एड्रेस पे कार डिलीवर करके आएगा. So यहाँ पर C becomes a third party and he is holding the goods on behalf of the buyer. Okay, read the example now. देखो क्या लिखा है. Mr. A sells 1000 bags of rice to B. तो यहाँ पर A कौन है? A is the seller, B is the buyer, which are lying in Mr. C's warehouse. तो यहाँ पर वो goods जो bags of rice हैं वो है किसके पास? C के warehouse में पड़े हुए हैं. आगे देखो, Mr. A tells C, मतलब देखो मैंने आपको ये कहा था कि A क्या करेगा? A का सिर्फ एक ही रोल है, to instruct. करेक्ट? तो यहाँ पर भी देखो वही लिखा है. A tells Mr. C to deliver the bags of rice to Mr. B. C agrees to hold the bags of rice on behalf of Mr. B. तो यहाँ पर जो C है, he is holding the goods on behalf of Mr. B. Mr. B कौन है? यहाँ पर buyer है. तो A will tell C to deliver the goods to Mr. B. तो ये C क्या करेगा? C जाके deliver करके आएगा. और A क्या कर रहा है इस केस में? A is only instructing Mr. C. Okay, A will instruct Mr. C. C will go and deliver it to Mr. B, and C is holding the goods on behalf of the buyer. So there are these 3 points which are there in constructive delivery, और इसे delivery by atonement भी कहते हैं. ठीक है, just another name. Okay, these are the types of deliveries. It's a very common question और direct question आता है. ठीक है. ओके, अब हमने कल यूनिट 3 से स्टार्ट किया था, राइट? एंड वी कंप्लीटेड फर्स्ट पेज. मैंने आपको कल होमवर्क दिया था टू रीड द फर्स्ट पेज, और वो जो सेक्शन 26 था उसके आपको 3 to 4 पॉइंट्स लिखने थे. ओके, इन एडिशन टू दैट टुडे व्हाट हैव वी कंप्लीटेड? वी हैव कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन ऑफ द डिलीवरी एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरी. ठीक है, आज हम एक छोटा सा और एक प्रोविजन पढ़ लेते हैं, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ rules relating to passing of property from the seller to the buyer. तो ये अपने नोटबुक में हेडिंग दे दो, rules relating to passing of property. Rules which are relating to passing of property from seller to buyer. From seller to buyer. पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? पासिंग ऑफ ओनरशिप. करेक्ट?
प्रॉपर्टी को हम अक्सर क्या कहते हैं, ओनरशिप। अब देखो कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे और मैं एग्जाम्पल्स का स्टार्टिंग लाइन आपको क्या बता रही थी, दैट सपोज सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया बायर को, तो अब ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास है। सो इफ बायर हैज द ओनरशिप तो रिस्क किसके पास है, रिस्क भी बायर के पास होगा। क्यों, क्योंकि हमने कल एक सेंटेंस लिखा था विच सेड दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप, करेक्ट। तो अगर ओनरशिप बायर का तो रिस्क भी किसका, रिस्क भी बायर का, करेक्ट। नाउ द सेंटेंस, द एग्जांपल ऑलवेज स्टार्टेड विद सपोज कि सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी बायर को। तो यहां पर आई वाज डायरेक्टली जंपिंग टू द कंक्लूजन दैट सपोज टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। मैं आपको कल एग्जांपल्स कैसे क्रिएट करके बता रही थी दैट सपोज ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, है ना। तो आज वी आर गोइंग टू स्टडी द मोमेंट ऑफ टाइम। नाउ डू यू रिमेंबर व्हेन वी सॉ द फर्स्ट पेज, तो यहाँ पर ना मोमेंट ऑफ टाइम की बात हो रही थी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द प्रिसाइज मोमेंट ऑफ टाइम एट विच द प्रॉपर्टी पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि आगे हम मोमेंट की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, राइट। सो टुडे we are going to study, we are going to start with this कि वो कौन सा मोमेंट है जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेलर टू द बायर, ठीक है। देखो अब इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 3 टाइप्स ऑफ गुड्स, ये हमने यूनिट 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। कौन से टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये हमारे लिए कंप्लीटली न्यू है, पॉइंट नंबर 3। but we know somewhat about specific goods and unascertain goods. मैं थोड़ा सा वापस से I'll take you to the flashback. What are specific goods? Now if you remember, मैंने आपको example दिया था, I go in a showroom and there are 20 television sets kept over there. I am seeing all the 20 television sets और finally मैं एक टीवी को select करती हूँ कि मुझे यही टीवी चाहिए। तो when I select the TV, that TV becomes specific goods. That TV becomes specific goods. जब मैंने certain कर लिया, जब मैंने determine कर लिया कि मुझे खरीदनी है तो यही वाली टीवी खरीदनी है, so that particular TV becomes a specific good, ठीक है। तो this is first is specific goods, second क्या है, uncertain goods. uncertain goods मतलब क्या, जब मैं शोरूम में जाके सारे 20 टेलीविजन सेट्स सिर्फ देख रही हूं और मैंने अब तक असर्टेन नहीं किया है, तो वो जो सारे 20 टेलीविजन सेट्स हैं वो सारे ही मेरे लिए क्या बन जाते हैं, अनअसर्टेन्ड, करेक्ट। क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं कौन सी टीवी लेने वाली हूँ। सो ऑल द 20 televisions which are kept over there, they become unascertain, and as soon as I select one, that becomes a specific good, correct. We have already seen the difference between these two in unit 1, okay। तो अब हमको पता तो है कि गुड्स का मतलब क्या होता है। अब हमें समझना क्या है कि जब मैं स्पेसिफिक गुड्स की बात करूंगी तो स्पेसिफिक गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। जब मैं अनअसर्टेन गुड्स की बात करती हूँ तो अनअसर्टेन में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब स्पेसिफिक गुड्स में यू हैव टू स्टडी 3 पॉइंट्स। स्पेसिफिक गुड्स में वी हैव, स्पेसिफिक को और एक नाम क्या लिखा है, असर्टेन्ड, है ना, क्योंकि मैंने असर्टेन कर लिया, मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे कौन से गुड्स चाहिए, कि मुझे कौन सी टीवी चाहिए। सो दैट बिकम्स अ स्पेसिफिक गुड। नाउ देयर आर 3 रूल्स फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट वन टुडे, ठीक है। देखो क्या लिखा है स्टार्टिंग, अच्छा इसको ना ऐसे पकड़ लो दैट दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, है ना। इन तीनों का एक दूसरे से कोई लिंकअप नहीं है, ओके। देयर इज नो लिंकेज बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स। यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज 3 एज डिफरेंट केसेस। फर्स्ट वाला देखो, where there is unconditional contract, ये हेडिंग है फर्स्ट पॉइंट का। where there is unconditional contract, इसका मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है, जहां पर ना ही सेलर ने ना ही बायर ने, दोनों ने भी, किसी ने भी कोई भी कंडीशंस नहीं रखे हैं। अब जब अगर मैं कंडीशन की बात करती हूँ, सपोज सेलर की तरफ से कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, ऑफ आस्किंग फॉर एन एडवांस, करेक्ट। बायर की तरफ से कौन से कंडीशंस हो सकती हैं, दैट ही नीड्स द गुड्स विद इन 2 days ओनली,
2 दिन के बाद डिलीवर हुई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसे कहते हैं कंडीशंस। और जब मैं वर्ड यूज कर रही हूं अनकंडीशनल, मतलब क्या, किसी ने भी कोई भी कंडीशंस नहीं रखे हैं। सेलर इज रेडी टू सेल द गुड्स, बायर इज रेडी टू पे, किसी ने भी कोई कंडीशंस नहीं रखी है। ऐसा सेंटेंस नहीं है दैट आई बीइंग द सेलर आई एम रेडी टू सेल द गुड्स प्रोवाइडेड बायर गिव्स मी एन एडवांस ऑफ ₹1 लाख, है ना। तो प्रोवाइडेड वाला कोई सेंटेंस नहीं है। ही इज रेडी टू सेल, ही इज रेडी टू पे एंड परचेस, दैट्स इट। तो इससे हम क्या कहेंगे, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें किसी के तरफ से भी कोई कंडीशंस नहीं है। तो आपको समझना क्या है कि जब कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें मोमेंट ऑफ टाइम क्या होगा, तो अभी आपको आंसर पढ़ना है। मोमेंट ऑफ टाइम क्या है, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तो ये मैं मान लूंगी ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसा आ सकता है कि इन केस ऑफ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट विच इज दैट मोमेंट व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो आपका आंसर क्या होगा, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट दिया होगा जो हमें एग्जाम्पल में पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक फाइनल आंसर क्या हो जाता है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना ना उस दिन ऐसे पकड़ लो कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अब लेट्स रीड द एग्जांपल। मिस्टर ए बॉट 2000 kgs ऑफ व्हीट, ओके। मिस्टर ए बॉट 2000 kgs of wheat from Mr. B at an agreed price, which was to be paid after a week of making a contract. Okay, payment कब था, 1 हफ्ते के बाद, and the wheat was to be delivered within 2 days. तो wheat की डिलीवरी कब होनी थी, 2 दिन के अंदर अंदर, और पेमेंट कब होना था, 1 हफ्ते के बाद, ओके। The next day itself all the wheat was destroyed in fire, मतलब अगले ही दिन wheat पूरा जल के खत्म हो गया। Here A is liable. Who's liable? A. A कौन है, बायर। अब बायर लाइबल क्यों है ये हमें समझना है। A is liable to pay the price to B as ownership was transferred when he entered into a contract. मतलब अब समझो, ऐसे पकड़ो, A और B का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड, ठीक है। A कौन है, A इज द बायर, B कौन है, B इज द सेलर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू, अग्रीमेंट बन चुका है। उसके बाद आगे क्या दिया है कि बायर सेलर को पे कब करेगा, आफ्टर 1 वीक। बायर ए को डिलीवरी कब देगा, विद इन 2 डेज, करेक्ट। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन ये होगा, मैं आपसे वापस रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन ये होगा, A and B have already entered into a contract, okay, then A will pay B after 1 week, B will deliver the goods within 2 days, okay. This is an example of specific goods. हम कौन से goods की बात कर रहे हैं, specific goods। क्वेश्चन ये आएगा, explain that when was ownership transferred in this case, when the contract was entered into, or after 1 week, or within 2 days। तो आपका आंसर क्या होगा, speaking of specific goods and when there is an unconditional contract, the ownership is transferred the moment when the agreement is entered into। फिर पेमेंट कब होता है, डिलीवरी कब होता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको डेट कौन सी देखनी है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, अग्रीमेंट एंटर हुआ इस दिन पर, मैं आपको डेट्स भी बताऊंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पे पूरा जल गया, जो भी वीट था ना वो जल गया नेक्स्ट डे पे। तो अब बताओ लाइबल कौन है, हु इज लाइबल। सो व्हाट आंसर वी हैव टू राइट डाउन, इन दिस केस द बायर इज हेल्ड लाइबल, ओके, बायर हैज टू बेयर द लॉस। क्यों, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, और हमें तो ऑलरेडी पता है दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप। तो अगर वीट पूरा जल भी गया तो उसका लॉस कौन बेयर करेगा, बायर विल बेयर द लॉस। व्हाई, बिकॉज बायर हैज द ओनरशिप। और हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड इनटू, ओके। नाउ टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, देन ओनली आई विल मूव अहेड। बताओ ये एग्जांपल समझा है सिमिलर बेसिस पे। सुनो, अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स की। स्पेसिफिक गुड्स में भी हम अनकंडीशनल
कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। अनकंडीशनल क्या, जिसमें ना सेलर ने कंडीशंस रखे हैं ना बायर ने कंडीशंस रखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद करने हैं। अब मैं आपको डेट्स दे देती हूँ। A and B entered into a contract on 1st of Jan 20. ओके, A and B का कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर हुआ था? 1st of Jan 2020. Then the wheat was destroyed, okay, on 5th of Jan. ठीक है, पेमेंट होना था 10th of Jan, डिलीवरी होनी थी 15th of Jan. सबको ये डेट्स क्लियर है? वापस से एक बार देख लो। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर हुआ था? उन्होंने एक डॉक्यूमेंट अग्रीमेंट कब बनाया था? जब हम अग्रीमेंट को जब हम राइटिंग में करते हैं, है ना, तो इन्होंने अग्रीमेंट बनाया था दैट यू आर अ बायर, आई एम द सेलर, ठीक है। देन हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या बना है? दैट सेलर विल सेल यू 1000 बैग्स, ओके। तो ये अग्रीमेंट एंटर कब हुआ था, जिसमें आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हो, स्टैंपिंग, रजिस्ट्रेशन, विटनेस, है ना, ये एंटर कब हुआ था? 1st of Jan को। 1st of Jan ने दोनों पार्टीज ने मिलके अग्रीमेंट बनाया था, ठीक है। वीट कब डिस्ट्रॉय हो गया? 5th of Jan को, मतलब 5 दिन के बाद। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ओके। अग्रीमेंट के अंदर लिखा था कि पेमेंट कब होगा? 10 तारीख को, और डिलीवरी कब होगी उसकी? बायर के घर पे 15 तारीख को, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, आपको एक और फैक्ट पता है दैट वीट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो अब बताओ, अब सब आंसर करो कि इसमें जब वीट डिस्ट्रॉय हो गया, अब इसका लॉस कौन बेयर करेगा? यू ऑलरेडी नो द आंसर, सो टेल मी हु विल बेयर द लॉस? हु विल बेयर द लॉस? अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे, जब जब आप स्पेसिफिक गुड्स की बात करोगे, उसमें अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे, सो उसमें अज्यूम क्या किया जाता है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हुआ फ्रॉम सेलर टू बायर? जिस दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और कॉन्ट्रैक्ट कब बनाया था? 1st of Jan को, करेक्ट। तो ओनरशिप ट्रांसफर कब हो गई? 1st of Jan को। अब 1st of Jan के बाद अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसका लॉस कौन बेयर करेगा? बायर बेयर करेगा, ठीक है। फिर पेमेंट 5 दिन बाद हो, डिलीवरी 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, दैट इज इमटेरियल। Who will bear the loss? The buyer will bear the loss. Why? Because when the agreement was entered into, at that very moment the ownership was transferred to the buyer. इसलिए यहाँ पर आपको clear cut शब्दों में क्या लिखा है? When there is unconditional contract, the ownership is transferred when the contract is made. तो यहाँ पर agreement कब बना था, contract कब बना था? 1 तारीख को, on 1st of Jan, correct. Then payment was on 5th of Jan, delivery was on 10th of Jan, so on and so forth. आपको ऐसे एग्जाम में एक टेबल बना के दिया जाएगा. So from that table you have to understand that भाई ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई, तो ये टेबल कैसे होगा? Agreement was entered into on 1st of Jan, payment was to be made on 5th of Jan, delivery was to be made on 15th of Jan. ठीक है, ये ऐसे टेबल दिया होगा. फिर कहीं ना ऊपर या नीचे somewhere there will be this line written, unfortunately the wheat was destroyed on 2nd of Jan. ओके, तो आपको यहाँ पर ऊपर एक और डेट दी गई है, 2nd of Jan पर पूरा वीट डिस्ट्रॉय हो गया, फायर से डिस्ट्रॉय हो गया. तो अब यहाँ पर नीचे क्वेश्चन लिखा होगा, हु विल बेयर द लॉस? हु विल बेयर द लॉस? तो बताओ आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन द प्रोविजंस. तो आप क्या लिखोगे? आपका आंसर का स्टार्ट क्या होगा? That here we are speaking of specific goods. When there was an unconditional contract, the ownership is transferred when the contract is made. तो यहाँ पर contract कब बना था? 1st Jan को. तो 1st Jan को ही seller से ownership transfer हो गया buyer को. तो 1st of Jan के बाद अगर वो subject matter destroy हो जाता है, तो loss कौन bear करेगा? The buyer has to bear the loss. Then payment was 5th, delivery was 15th, whatever it was, वो सब कुछ इमटेरियल है. तो इसमें आंसर क्या है? देखो, जब तक आपको ये वाला प्रोविजन समझता नहीं है ना, तब तक यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द डेट.
तो यहाँ पर ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कब बना था? 1 Jan, उसी दिन वीट्स जल के खत्म हो गए। तो यहाँ पर बताओ हु विल बेयर द लॉस? द बायर विल बेयर द लॉस। सपोजिटली एक और अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, दैट सेम एग्जाम्पल है, कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट कुछ भी कह लो, कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड इनटू 1 Jan, पेमेंट वॉज 5 Jan, डिलीवरी वॉज ऑन 10 Jan। ठीक है, ये सिमिलर डेट्स मैंने लिए हैं। नाउ ऊपर लिखा है अनफॉर्चुनेटली वीट वॉज डिस्ट्रॉयड ऑन 31 December 2019। 31 December 2019। अब सब बताओ इसमें हु विल बी लायबल? वीट डिस्ट्रॉय कब हुआ था? 31 December 2019, और हम ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था 1 Jan 2020। पेमेंट विल बी मेड ऑन 5 Jan 2020, डिलीवरी विल बी मेड ऑन 10 Jan 2020। तो यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है क्या बायर को? नहीं ना, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? The seller will bear the loss over here। सिंपल है, सबको समझा है? बताओ अभी भी कोई डाउट है? सो आई रिपीट दिस एग्जांपल अगेन, अगर ये स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं समझा है तो। क्लियर है सबको? सो इफ यू वांट यू कैन राइट दिस एग्जांपल आल्सो, और फिर नीचे कंक्लूजन में लिख दो दैट इन द अबव एग्जांपल द सेलर विल बी हेल्ड लायबल बिकॉज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड येट टू द बायर। So this is the conclusion. Because ownership was to be transferred on 1 Jan when the contract was made। अब वीट एक दिन पहले जल गया तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी क्या? नहीं, मतलब ओनरशिप अभी भी किसके पास है? सेलर के पास है। करेक्ट। सो हियर द सेलर will have to bear the loss and not the buyer because ownership was not transferred। yes, ये नोट डाउन कर लो। ओके, rest we'll continue it tomorrow। okay।